किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम आपको समय समय पर कृषि जगत में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों और नए नवाचारों की जानकारियाँ देते रहें, ताकि आप इन जानकारियों से अच्छा लाभ लें। आज आपको लेके चलेंगे दौसा जिले में, जहाँ पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कैसा रहा ये आयोजन और कौन कौन सी जानकारियाँ इसमें साझा की गई, दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। 29,71,000 किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित। पढ़ाई के लिए लड़कियों की प्रोत्साहन राशि हुई 3 गुनी। प्रदेश में गायों में फिर दिखे लंपी के लक्षण और अच्छी पैदावार लेने के लिए करें मृदा प्रबंधन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29,71,000 किसानों को 19,740 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण वितरित किया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण वितरित का रिकॉर्ड बना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29,71,000 किसानों को 19,740 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण वितरित किया गया है। श्री आंजना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में खरीफ सीजन में 98,320 नए किसानों को 180 करोड़ रुपए का तथा रबी सीजन में 2,19,249 नए किसानों को 367 करोड़ रुपए का सहकारी फसली ऋण वितरित किया गया। इस तरह कुल 3,17,569 नए सदस्य किसानों को 547 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया गया। सहकारिता मंत्री ने बताया कि एपेक्स एवं केंद्रीय सहकारी बैंक लगातार किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कृषि विषय से पढ़ाई करने वाली लड़कियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना बढ़ोतरी की है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कृषि की पढ़ाई को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स लेकर आ रही हैं। राज्य सरकार ने भी बेटियों को कृषि की पढ़ाई से जोड़ने के लिए लड़कियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना तक बढ़ोतरी की है। अब जो लड़कियां 11वीं, 12वीं, MSc और PhD में कृषि को चुनेंगे, उन्हें अच्छा खासी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से कृषि में ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि को दोगुनी कर दी गई है, यानी अब उन्हें 12,000 रुपये की जगह हर साल 25,000 रुपये मिलेंगे। जबकि 11वीं 12वीं में कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अब सरकार की ओर से 15,000 रुपये मिलेंगे। वहीं MSc में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये मिलेंगे। पहले ये राशि मात्र 15,000 रुपये थी। राज्य सरकार की ओर से ये पैसा राजस्थान युवा कौशल व समता संवर्धन मिशन के तहत दिया जाता है। इस स्कीम का मकसद ही है छात्राओं को कृषि की तरफ आकर्षित करना। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से अप्लाई करना होता है। राज्य के कुछ जिलों में चर्म रोग लंपी जैसे लक्षण सामने आए हैं, जिससे पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों को इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य में एक बार फिर से लंपी की आशंका के चलते पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने फौरन अपने अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी की है। गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 में राज्य में लंपी बीमारी से करीब 76,000 से अधिक गायों की मौत हो गई थी। उस दौरान पशुधन का सबसे ज्यादा नुकसान बीकानेर जिले में हुआ था। राज्य में अजमेर, पाली, जैसलमेर सहित कुछ जिलों में गायों में इस खतरनाक बीमारी के लक्षण मिले हैं। अधिकारियों द्वारा मवेशियों में जल्द से जल्द टीकाकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर दवाइयां दी जा रही है और पशुपालकों को प्रभावित गायों को अलग रखने की सलाह दी गई है। वहीं गायों के नमूने लेकर इन्हें पशु निदान प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। सभी जगह एहतियात बरतते हुए बीमार गायों पर नजर रखी जा रही है। फसलों के स्वास्थ्य एवं अधिक उत्पादन के लिए अच्छी मृदा एवं सिंचाई की व्यवस्था सबसे जरूरी होती है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए मृदा गुणवत्ता और सिंचाई की व्यवस्था सबसे पहला चरण होता है। ऐसे में अगर
फसल समस्याग्रस्त भूमि में लगाई जाती है तो पैदावार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी पैदावार लेने के लिए समस्याग्रस्त मृदा का प्रबंधन बेहद जरूरी है। इस तरह की समस्याग्रस्त भूमि दो तरह की होती है। इनमें से एक क्षारीय या ऊसर भूमि, दूसरी लवणीय भूमि। ऊसर भूमि वो है जिसमें सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा सिलिकेट लवणों की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में हवा और पानी का रिसाव कम हो जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और जिंक की कमी होती है। वहीं लवणीय भूमि ऐसी मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा के कारण बीज का अंकुरण तथा विकास प्रभावित होता है। इन भूमि में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण अधिक पाए जाते हैं। ऐसी मिट्टी में पानी होने के बावजूद पौधों को उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। ऐसी समस्याग्रस्त भूमियों की सुधार के लिए मिट्टी की जांच कराना बेहद जरूरी है। इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उपाय अपनाकर मिट्टी को पहले स्वस्थ बनाना चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको भी दिखाते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं कृषि विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम नांगल मीणा, जिला दौसा में आयोजित किसान गोष्ठी पर आधारित आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और कृषि विभाग दौसा के संयुक्त तत्वावधान में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत एक किसान संगोष्ठी का आयोजन ग्राम नांगल मीणा, जिला दौसा में किया गया। इस किसान संगोष्ठी में सैकड़ों की संख्या में किसान भाइयों ने भाग लिया। न केवल किसान अपितु महिला किसान भी इस मौके पर उपस्थित रही। किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह से ही किसानों का आना बना रहा और देर शाम तक किसान संगोष्ठी का हिस्सा बने रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। किसान संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अतिरिक्त आयुक्त विस्तार यादराम मीणा उपस्थित रहे। IARI के ख्यातनाम वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास, डॉक्टर मान सिंह, डॉक्टर RS बाना भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। किसान संगोष्ठी में दौसा के कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने भी संबोधित किया। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, इस पे भी नहीं सोचता। बीपी, शुगर, ये बहुत सारी बीमारी हर गांव में हमारे कोई रिश्तेदार, हमारा मिलने वाला हर साल 2-4 तो जाते ही वो हमको छोड़ के चले जाते हैं। खास करके कैंसर से तो जाहिर है। तो हमने कभी दिमाग नहीं लगाया कैंसर होने का कारण क्या है, हम लोग क्या उपयोग कर रहे हैं हमारी गेहूं में, बाजरे में, या हमारी सब्जी आ रही है उसमें क्या जहर आ रहा है, कहां से पैदा हो रही है, हम लोग अभी सोच ही नहीं रहे उसकी तरफ। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। साथ ही कृषि अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर, उप निदेशक उद्यान JP मीणा, संयुक्त निदेशक दौसा एवं IARI पूसा संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सागवान और डॉक्टर सुभाश्री ने भी संबोधित किया। इस किसान संगोष्ठी का विषय था अनुसूचित जनजाति उपयोजना के द्वारा किसानों का तकनीकी सशक्तिकरण।
कम आय में अधिक आमदनी किसान कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर संगोष्ठी के दौरान पूसा संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.एस. बाना ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। इस नांगल मीणा की धरती को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, जिसने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया। ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किस तरह से कम लागत में अधिक आय लें और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मिट्टी है, पानी है, खाद, बीज जो है, उनका सदुपयोग कैसे करें, उस पे हम बात करेंगे। हमारी जो मिट्टी है, पानी है, ये जमी माता है, इसमें हम एक तरीके की खेती कर रहे हैं, एक तरीके की दवाइयाँ डाल रहे हैं बार बार, तो इसको भी मजा नहीं आ रहा होगा। मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? तो उसके लिए हमें फसलों को अदल बदल कर बोना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा, ताकि हमारी मिट्टी की सेहत बनी रहे। और जब मिट्टी की सेहत बनी रहेगी तो ये ऐसा गांव है नांगल मीणा आपका कि यहाँ की धरती अन्नपूर्णा है। पूसा संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सांगवान ने कहा कि किसान भाइयों की शक्ति और भक्ति सिर्फ खेत होते हैं। हमें उत्पादन बढ़ाने की नवीन तकनीकियां अपनाने पर जोर देना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें जिस तरह से एक बच्चे के लिए उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसी तरह से फसलों में भी उन पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो शायद आपको लगता है कि बीज बो दिया तो बस हो गया, वो अपने आप बढ़ जाएगा। बढ़ तो जाएगा ही, जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ पोषक तत्व जिसकी उनको जरूरत है, अगर वो मिला देंगे तो वो इतनी तेजी से और इतने अच्छे से बढ़ेगा कि जो फाइनल आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, जो आप बीज लेते हो या जो फसल मिलती है, वो कहीं ज्यादा बढ़कर पैदा होगी। तो यही पोषक तत्व हम अभी क्या था कि हरित क्रांति जब से आई तब से हम यही पोषक तत्व देते थे, डीएपी की फॉर्म में यूरिया मिलाते हैं या कुछ ऐसी इस तरह से सब चीजें डालते हैं ना, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, पोटाश की पूर्ति के लिए, जिस चीज की कमी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ कि यही केमिकल्स जब इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, अब हमें ये तो नहीं पता था कि ये सारा केमिकल वो धरती या वो फसल इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही इस्तेमाल कर पाती है, उसके बाद जो है वो सारा वेस्ट होता है, तो हमारे पानी में मिल जाता है या धरती में अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से वो हमारे अंदर जाके हमारी ही हेल्थ को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर के केस आप समझ सकते हैं कि कैंसर किस तरह से पिछले कई सालों में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव है, इसी का एक दूसरा विकल्प ये है कि आप जैव उर्वरक इस्तेमाल करें। अब सब समझेंगे कि जैव उर्वरक क्या है, ऐसी क्या चीज है ये। जैव उर्वरक कुछ नहीं, ये ऐसे जीवाणु हैं जो आपकी फसलों के लिए लाभकारी हैं, जो पहले से उसी धरती में मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह से वो लाभ इस तरह से दे रहे हैं कि वो हमें ना यूरिया डालने की जरूरत पड़े, ना डीएपी डालने की जरूरत पड़े, और पड़े तो इतनी ही पड़े कि बस उसका बहुत कम अमाउंट, जहाँ 100% डाल रहे थे वहाँ 50% डालिए, उसका आधा कर दीजिए, आपका खर्चा भी कम होगा। और जैव उर्वरक जो कि बहुत सस्ते होते हैं और इतना अच्छे से काम करते हैं, जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई पर्यावरण को खराब नहीं करेंगे, वो कोई उस धरती की मृदा की जो शक्ति है उसको खराब नहीं करेंगे, बल्कि उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। दौसा जिले के प्रगतिशील किसान रामजी लाल शर्मा और बच्चू लाल मीणा ने भी अपनी सफलता की कहानी संगोष्ठी के दौरान साझा की। मैं भी 2002 से पहले आपके तरह पहले मैं पत्तल की दुकान करता था। 2002 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो खेती की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। मैंने पत्तल की दुकान छोड़ के खेती की। 2002 से 2004 तक मैंने 2 साल खेती की। जो उस बर्तन की दुकान में कमाया था, 2 साल में खेती में चला गया। तो मैं कृषि विभाग के ऑफिस पानी गया, उस वक्त तत्कालीन डब्ल्यूओ की सीट पे पीडी शर्मा जी थे। उनसे कहा, सर ये क्या आप बता रहे हैं कि
खेती करें, इसमें तो मैंने जो उससे पहले कमाया था वो पैसा भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, एक नई तकनीक ये वजह है तो बहुत पुरानी परंपरागत खेती, पर अभी उसको नहीं कहेंगे, अपन जैविक खेती करो, शायद आपको लाभ मिले। मैंने उसी साल भूमि विकास बैंक बांदीपुर से सहायता लेके 25 मेट्रिक टन का एक वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया 2004 में, और उससे जो खाद उत्पादित हुआ उसके फर्स्ट में मैं क्या, कल मैं मेरे गेट पे रहता हूँ, उसके चार तरफ एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निकली, बीच की जगह पर तो गेहूं बोया हुआ था, बाकी उस सड़क की जो मिट्टी उठाई थी वो पहाड़ी वाली जगह खाली पड़ी थी, उसको मैंने लेवल करके उसमें पहले भिंडी बोई, और भिंडी का जब मैंने टेस्ट मेरे घर में बना तो मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कि सबसे पहले अपन क्या खा लेते। भाई जैविक भिंडी का टेस्ट बिल्कुल अलग है, उसी तरह जैविक गेहूं का, आप रासायनिक गेहूं कर रहे हैं, रासायनिक गेहूं का टेस्ट अलग है, और जैविक गेहूं का टेस्ट बिल्कुल अलग है। जैविक गेहूं का टेस्ट वही टेस्ट है जो पहले मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा जब गेहूं का फुलका होता था ना तो पूरे गांव में खुशबू आती थी कि आज किसी के कोई पाहुणा आया है, गेहूं का फुलका बन रहा है। तो आदमी जौ खाता था, बाजरा खाता था, गेहूं खाने को नहीं मिलता था। अब की पोजीशन है, आज की कंडीशन ये है कि रोटी करने वाली रोटी को बना रही है ना, उसको भी गेहूं के फुलके की खुशबू नहीं आ रही। मैंने आमले को बना के बेचा, सर्वप्रथम मैंने पाउडर बनाया, उस टाइम पाउडर मैंने 200 रुपये किलो बेचा और लगातार बेचा, और वो पाउडर बिका भी। लोगों को जो जो फायदा होता है एक दूसरे को कह देता है ससुराल के यहाँ पाउडर मिलेगा। उसके बाद मैंने जूस बेचना चाहा, उसके बाद मैंने आंवला खट्टा होता है, कोई पीता नहीं है, तो उसको मैंने मीठा बना के बेचना चालू किया। मीठे आंवला की मैंने मिश्री में बनाया है, और मिश्री में बनाने के आदमी को काफी फायदे हैं, और ये सब जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है, और जो डेली आधा ग्राम विटामिन सी शरीर में लेता है उसको न ठंड होती, न जुकाम होती, न बुखार होता, वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है, न हाथ पैरों में दर्द होता है। जो हमारा जो कृषि विभाग दौसा है वो ये ग्राउंड पे आप लोगों के साथ काम करता है, तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हमारा दोनों जो हमारा पूसा संस्थान है, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहते हैं, लेकिन किसानों के बीच में उसको पूसा के नाम से जाना जाता है, वो और जो हमारा कृषि विभाग है, ये दोनों एक मंच पे आए और अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में हमारे किसानों को अवगत कराएं, और अवगत कराने के बाद जितने किसान हमारे इसमें इच्छुक हैं, जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनका हम इनरोल करें और उनको आगे लेके हम कैसे गांव को एक तरक्की की तरफ ले जाएं। तो ये इस योजना का मेन उद्देश्य है। इस किसान संगोष्ठी के दौरान क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। किसान भाइयों, इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से किसानों में एक नवीन चेतना जागृत करते हैं, किसानों को कुछ अच्छा और लाभकारी खेती की दिशा में करने के लिए प्रेरित करते हैं। IARI, पूसा संस्थान नई दिल्ली और दौसा कृषि विभाग का यह संयुक्त प्रयास निश्चित रूप से किसानों में एक अलख पैदा करेगा और लाभकारी खेती की दिशा में किसान भाइयों को आगे बढ़ाएगा। किसान संगोष्ठियां किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं, किसान भाइयों का ज्ञान बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती हैं। किसान भाइयों को इस प्रकार के आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए और अपना कृषि ज्ञान निरंतर बढ़ाना चाहिए।
हाँ तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे दौसा जिले में किसान गोष्ठी पर आधारित आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम, आज की ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।